कि अब वारंटीज़ और कंडीशंस हैं वो इम्प्लाइड भी हो सकती हैं और एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, मतलब रिटर्न भी हो सकती हैं। इम्प्लाइड का मतलब कि ऐसा बिहेवियर या कंडक्ट से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कंडीशंस या फिर वारंटीज़ की कंडीशन है। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेस कंडीशन में व्हेन एट द विल ऑफ द पार्टीज दे आर इंसर्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तभी दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि हमको कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी लिखवाना है, एक्सप्रेसली ऐसा डिक्लेयर करना है कि यहाँ पर ये कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर कंडीशन होती, अगर यहाँ पर सेलर और बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसा डिसाइड कर लेते कि ये कंडीशन जो है कि वो ब्राउन हॉर्स ही होगा और वो अडल्ट हॉर्स ही होगा, ऐसा वो लिखवा लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर उसको हम एक्सप्रेस कंडीशंस बोलेंगे। सेम गोज विद एक्सप्रेस वारंटीज़, यहाँ पर अगर ऐसा भी लिखवा लिया जाता कि वो हॉर्स जो है वो क्लीन होगा तो हम उसको भी एक्सप्रेस वारंटीज़ में कंसिडर करते। अब इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर मेन पॉइंट ऑफ फोकस है। तो अब यहाँ पर व्हेन लॉ प्रिज्यूम्स देयर एग्जिस्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, तो इम्प्लाइड को हमने समझ ही लिया था, बाय बिहेवियर और कंडक्ट से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर लॉ ऐसा ऑटोमेटिकली मान लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन सिचुएशंस जो भी होंगी वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम इम्प्लाइड कंडीशंस बोलेंगे। और अगर ऐसा इम्प्लाइड वारंटीज़ के केस में भी हो सकता है, जहाँ पे लॉ ऐसा प्रिज्यूम कर लेगा कि ये वारंटीज़ जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशंस जो हैं वो 7 कंडीशंस हैं यहाँ पर, तो डिस्कस करते हैं हम इनको। कंडीशन एज टू टाइटल, अब यहाँ पर कंडीशन एज टू टाइटल में यहाँ पर बायर और सेलर जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पर जो सेलर है उसके पास टाइटल ऑफ द गुड्स होना चाहिए, मतलब कि वो ट्रू ओनर होना चाहिए उन गुड्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गुड्स का ओनर अभी है ही नहीं और वो बायर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, वो बायर को गुड्स सेल कर रहा है, जबकि वो गुड्स है उनका टाइटल यहाँ पर सेलर के खुद के पास ही नहीं है। तो इसका एक मैग्जाइम हमने पढ़ा था कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़ नॉट गॉट। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर के पास ही अगर टाइटल नहीं है तो वो यहाँ पर बायर को उन गुड्स का टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सेलर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है, या तो वो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ये जो सेलर है वो एक एजेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर सेलर के लिए, वो सेलर का एजेंट भी हो सकता है यहाँ पर जो बायर से डायरेक्टली डील कर रहा है, और वो खुद सेलर भी हो सकता है और उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है। तो ये राइट उसके पास कब आएगा? जब उसके पास टाइटल ऑफ द गुड्स होगा। तो ये कंडीशन है एज टू टाइटल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, कि वहाँ पर सेलर के पास टाइटल ऑफ द गुड्स होना चाहिए, तभी वो उसको बायर को ट्रांसफ़र कर पाएगा, क्योंकि जब उसके पास ही उन गुड्स का टाइटल नहीं होगा तो वो कोई भी बेटर टाइटल जो है वो बायर को नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन एज टू टाइटल होना इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने पहले देखा था नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़ नॉट गॉट में, कि यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर सेलर जो है उसके पास टाइटल ऑफ द गुड्स नहीं है। इसका मतलब है कि वो एक चोर है। तो अब उसने जो चोरी के गुड्स हैं वो यहाँ पर बायर को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और अब उन गुड्स का जो ट्रू ओनर है वो उन गुड्स को रिकवर करना चाहता है। तो इस केस में यहाँ पर जो ट्रू ओनर होगा उन गुड्स का वो यहाँ पर बायर से, क्योंकि अब यहाँ पर वो जो चोर सेलर है उसने यहाँ पर बायर को वो गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो अब गुड्स जो हैं वो बायर के पास हैं, और ट्रू ओनर को ऐसा पता चल जाता है कि उसके जो गुड्स हैं जो चोरी हुए थे वो यहाँ पर बायर के पास हैं। तो अब बायर को जब ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पर सेलर ने उसको चोरी के गुड्स सेल कर दिए, तो यहाँ पर अब जो बायर है उसको गुड्स के ट्रू ओनर को वो गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, और बायर यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस जो हैं वो उन्हीं को क्लेम कर सकता है उस चोर सेलर से जिसने भी चोरी के गुड्स उसको बेचे थे, जो भी चोरी के गुड्स सेल किए हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रू ओनर होगा उन गुड्स का, उसको उन गुड्स का पोजेशन मिल जाएगा, उसको टाइटल मिल जाएगा उन गुड्स का, और यहाँ पर बायर जो है उसको डैमेजेस मिल जाएंगे जो भी उसे गुड्स परचेज करने के बदले में हुए।
तो इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो भी सेलर है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है, और उसके पास टाइटल ऑफ द गुड्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो उन गुड्स का टाइटल जो है वो किसी और बायर को ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो अब नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर कंडीशन इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से कोई सेल हो रही है। मान लेते हैं आप एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पे आप ऐसा बोलते हैं कि आपको एक हॉट वाटर बॉटल चाहिए जिसमें पानी जो है वो गर्म रहता है। तो आपने यहाँ पर सेलर को सिर्फ इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया कि आपको एक बॉटल चाहिए जिसमें पानी गर्म रहता है। तो अब यहाँ पर सेलर ने अपने स्किल्स एंड जजमेंट पे आपको एक बॉटल जो है वो ऑफ़र कर दी। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कंडीशन इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन है कि आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया, आपने पर्टिकुलर गुड्स नहीं बताया वहाँ पर सेलर को, सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ये पर्टिकुलर पर्पज़ है कि हमको गर्म पानी रखना होता है बॉटल में, तो इसके लिए ऐसी बॉटल हमें चाहिए जिसमें पानी गर्म रहता है। तो यहाँ पर सेलर ने अपने स्किल्स एंड जजमेंट पे ऐसा सोचा कि यहाँ पर उसके पास ऐसी कोई बॉटल प्रेजेंट है जिसमें कि पानी गर्म रहता है, तो उसने वही बॉटल जो है वो आपको ऑफ़र कर दी। तो अब इस केस में यहाँ पर बायर जो है उसने यहाँ पर गुड्स यहाँ पर सिर्फ सेलर के डिस्क्रिप्शन से ही परचेज़ कर लिए हैं। तो इस केस में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर जो पढ़ा था, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर की। आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है तो फिर उस केस में हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर वो एक पर्टिकुलर गुड्स जो है वो सूटेबल नहीं निकलते, बायर जो है घर पे जाकर ऐसा देखता है कि वो जो एक पर्टिकुलर बॉटल है जो उसने सेलर से परचेज़ करी है एक डिस्क्रिप्शन देने के बाद कि उसमें पानी गर्म रहना चाहिए, और फिर जब बायर उसमें पानी डालता है तो उसमें पानी जो है वो गर्म नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर बायर की ही गलती है। बायर को ही यहाँ पर देखकर गुड्स परचेज़ करने चाहिए थे, उसको उसी शॉप पर पानी डालकर देखना चाहिए था कि वहाँ पर पानी जो है उस बॉटल में गर्म रहता है कि नहीं। तो ऐसा इस केस में हम नहीं कह सकते। यहाँ पर अगर बाद में पानी गर्म नहीं रहता है बॉटल के अंदर तो फिर यहाँ पर बायर जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब नेक्स्ट है कंडीशन इन सेल बाय सैंपल। अब यहाँ पर सेल बाय सैंपल हो रही है। मान लेते हैं किसी भी बायर को अगर कोई बल्क परचेज करनी है, मतलब कि उसको बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट की या गुड्स की जो है वो परचेज करनी है, तो वो पहले सैंपल परचेज करता है ताकि वो देख पाए, जज कर पाए कि वो उसे आगे और गुड्स परचेज करने चाहिए कि नहीं। गुड्स भी जो हैं जो वो फ्यूचर में सेल करेगा, अगर बायर जो है वो बल्क परचेज करता है फ्यूचर में, तो यहाँ पर सेलर की ये ड्यूटी है कि वो सैंपल जो उसने ऑफ़र किए थे उसी के मैचिंग के गुड्स होने चाहिए जो वो बायर को बाद में देगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन इन सेल बाय सैंपल में है कि अब यहाँ पर बायर को अगर सैंपल से मिलते जुलते गुड्स जो हैं वो बाद में बल्क परचेज में नहीं मिलते तो यहाँ पर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये भी एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर की कि यहाँ पर हम बायर की गलती नहीं मानेंगे कि उसको देखकर गुड्स परचेज करने चाहिए थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर सैंपल देखकर बायर ने कोई गुड्स परचेज करे हैं तो मतलब उसने टेस्ट भी किए होंगे, मतलब वो वेल इन्फॉर्म्ड है, इंक्वायरी उसने करी है गुड्स की और उसके बाद ही उसने बल्क परचेज किया है। लेकिन अगर उसके बाद भी यहाँ पर सेलर अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स अगर ऑफर करता है बायर को तो उसके बाद यहाँ पर सेलर लायबल होगा उसकी कंपनसेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर बोथ बाय सेल एंड डिस्क्रिप्शन, जो दोनों ही कंडीशन कवर करता है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी और सेल बाय सैंपल भी। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। अब ये क्वालिटी के बेसिस पर है कि बायर और सेलर में जो भी क्वालिटी डिसाइड हुई है वो फिट होनी चाहिए, जो भी बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया था या उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर सेलर जो है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा बायर को। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। अब यहाँ पे वो जो गुड्स हैं वो सेलेबल होने चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर एक बायर जो है वो गुड्स इसीलिए परचेज़ कर रहा है सेलर से कि उसको फ्यूचर में दोबारा उन गुड्स को सेल करना है, तो अब इस केस में जब ये कंडीशन आएगी कि यहाँ पर जब सेलर जो है वो सेल कर रहा है गुड्स यहाँ पर बायर को
तो यहाँ पर मर्केंटेबिलिटी होनी चाहिए गुड्स की, कि वो सेलेबल होने चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर बायर जो है वो फ्यूचर सेल के लिए भी उन गुड्स को परचेज कर रहा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन है कि यहाँ पर मर्केंटेबिलिटी होनी चाहिए गुड्स की, जो सेलर यहाँ पर प्राइमरीली यहाँ पर सेलर जो है वो बायर को गुड्स ऑफर कर रहा है उनमें। मर्केंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर सिर्फ सेलेबिलिटी से है कि वो उन कंडीशन में होना चाहिए, मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर में बायर जो है वो उन गुड्स को सेल कर सकता है। वो इतनी ख़राब कंडीशन में नहीं होने चाहिए कि वहाँ पर जो बायर है वो फ्यूचर में उन गुड्स को सेल कर ही ना पाए। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर कंडीशन एज टू होलसमनेस, कि अब यहाँ पर वो गुड्स की मर्केंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन और सैंपल के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, टाइटल भी उसके पास होना चाहिए। तो ये सारी ही कंडीशन को कवर करता है, इसीलिए इसका ये कंडीशन है कि कंडीशन एज टू होलसमनेस, कि जो भी प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है वो होलसम होने चाहिए, बायर की सारी रिक्वायरमेंट्स को वो जो गुड्स है वो फुलफ़िल कर रहे होने चाहिए। तो यही थी इम्प्लाइड कंडीशंस, जो भी अगर दो पार्टीज़ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में एंटर होती हैं, तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पर इम्प्लाइडली प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अब इम्प्लाइड वारंटीज़ देखते हैं, जो कि माइनर कंडीशंस होती हैं। तो अब वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन का मतलब यहाँ पर है कि बायर के अलावा कोई किसी का भी उन गुड्स पे जो भी बायर को दे दिए हैं सेलर ने, जो भी बायर ने गुड्स परचेज कर लिए हैं सेलर से, तो उन गुड्स पर अब सेलर के अलावा किसी थर्ड पार्टी का राइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने या इस कंडीशन में देखा था कि अगर वो सेलर एक थीफ है तो फिर उन गुड्स का ट्रू ओनर तो कोई और होगा, तो किसी भी एक थर्ड पार्टी का राइट होगा ना उन गुड्स पर जो बायर को यहाँ पर सेलर ने दे दिए हैं, सेल कर दिए हैं। तो इसीलिए ये फर्स्ट कंडीशन है इम्प्लाइड वारंटीज़ में कि यहाँ पर क्वाइट पोजेशन होना चाहिए बायर के पास, कि वो अकेला ही उन गुड्स का पोजेशन जो है वो एंजॉय कर सकता है, उसी के पास उन गुड्स का राइट है, किसी भी थर्ड पार्टी के पास उन गुड्स का राइट नहीं है। तो इसमें इम्प्लाइडली ऐसा वारंटी है कि यहाँ पर सेलर जो है उसके पास टाइटल होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी का राइट उन गुड्स पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वारंटी है वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस। इसका मतलब कि चार्जेस से फ्री होने चाहिए कोई भी गुड्स जो है, ये इसी कंडीशन की एक्सटेंशन है, ये भी इसी कंडीशन को इंक्लूड करती है कि किसी थर्ड पार्टी का राइट नहीं होने चाहिए कि अब यहाँ पर बायर को पे करना पड़ जाए उस थर्ड पार्टी को यहाँ पर सेलर के बिहाफ पर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम एनी चार्जेस या फिर एनकम्ब्रेंस बोलते हैं इसको हम। लास्ट वारंटी है वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। मतलब अगर ऐसा होता है कि कोई भी अगर सब्जेक्ट मैटर जो है, मतलब जो गुड्स हैं वो अगर कोई भी डेंजरस नेचर के हैं, कोई भी गुड्स हो सकते हैं वो, तो अब अगर ऐसा है कि वो डेंजरस नेचर के गुड्स हैं, उनसे कोई नुकसान हो सकता है, तो इस केस में यहाँ पर सेलर को बायर को ये बताना पड़ेगा कि वो जो गुड्स हैं वो डेंजरस गुड्स हैं, क्योंकि हम इग्नोरेंट बायर मानते हैं कि बायर हो सकता है इग्नोरेंट हो इस फैक्ट को लेकर। इसीलिए प्रिकॉशंस जो हैं वो पहले ही हमें बता देने चाहिए, डिस्क्लोज कर देने चाहिए सेलर को, बायर को, कि अब डेंजरस नेचर का वो गुड्स है जो बायर यहाँ पर परचेज कर रहा है, इसीलिए उसको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा फ्यूचर में उन गुड्स की हैंडलिंग को लेकर। तो यही इम्प्लाइड वारंटीज़ थी यहाँ पर। तो आई होप अब आप यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर यही की फोकस थे, ये इन्हीं को समझना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये काफ़ी पॉइंट्स जो है वो कंटेन करती हैं, जैसे ये एक्सेप्शंस भी कंटेन करता है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर का। तो अब आई होप आप कंडीशंस एंड वारंटीज़ को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश एक्ट से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।